मॉर्निंग एवरीवन, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर, एस्टिमेशन एंड प्लानिंग इंजीनियर वैष्णो निरंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। आज हम लोग लखनऊ सेंटर में हमारी आज क्लास से हम लोग लाइव आए हैं। देखिए हम लोग आज क्या है कि हम लोग 15 दिन का एस्टिमेशन का कोर्स हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। आज हमारे सारे स्टूडेंट्स यहाँ जितने इंजीनियर्स बैठे हैं ये सारे मेरी क्लास से जो है आज एक एक चीज़ में प्रेजेंटेशन देंगे। Hello engineers, myself Kaushal Pal and I belong to UP Kanpur and my profession is civil engineer. So I will talk about construction process about building. So तो कोई भी काम हो या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो या कोई भी काम हो तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग की जाती है। तो वैसा ही हम सेम इसमें भी करेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन में भी। तो सबसे पहले हमें जो साइट मिलेगी तो वो कुछ इस तरह से रहेगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं साइट बिफोर क्लीनिंग। तो क्लीनिंग से पहले जो हमारी साइट रहेगी वो इस तरह से रहेगी। तो हम इस तरह की साइट पे कोई काम तो कर नहीं सकते हैं, ना ही हम उसमें लेआउट कर पाएंगे, ना ही हम उसमें कुछ और भी काम करा पाएंगे। तो हम सबसे पहले उस साइट को साफ करेंगे। तो जो हम साफ करेंगे वो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमको कुछ साइट साफ करनी है। तो हमें जो ड्राइंग दी जाएगी उसमें कुछ एरिया दिया होगा, तो एरिया जितना दिया होगा हम उतना ही नहीं साफ करेंगे। वो तो कॉमन सेंस की बात है कि हमें कोई काम करना है तो जितना हमें एरिया दिया जाएगा तो हम उसमें नहीं करेंगे, क्योंकि हम मटेरियल वगैरह लाएंगे तो उसको कहाँ पे रखेंगे। तो हम उससे एक एक मीटर एक्स्ट्रा साफ सफाई कराएंगे। जैसे कि हमें CPWD में भी दिया गया अनाउंस में कि आप एक एक मीटर चारों तरफ से एक्स्ट्रा करा सकते हैं सफाई, और उसका पैसा भी आपको दिया जाएगा। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये मैंने साफ सफाई कराई है, इसमें मैंने दिखाया आपको। तो आप यहाँ पे कोई भी सामान ला सकते हैं, रख सकते हैं, आपके काम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा और आप अच्छे से काम करवा पाएंगे और लेबरों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम जब सबसे पहले हमारे पास जो ड्राइंग आएगी, हमने साइट क्लीनिंग करवा ली, उसके बाद हम उसमें कराते हैं लेआउट। तो लेआउट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये चूने से मार्किंग की हुई गई है। तो ड्राइंग के हिसाब से हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे, जैसा भी हमें ड्राइंग में दिया गया होगा, जो भी डायमेंशन दी गई होंगी उस हिसाब से हम इसमें मार्किंग करेंगे। उसके बाद मार्किंग करने के बाद हम थ्रेड लगाते हैं, और थ्रेड लगाने के बाद हम इस तरह से भुर्जी बना देते हैं। और भुर्जी का काम क्या होता है हम इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें भुर्जीज शॉर्ट पिलर्स ऑफ ब्रिक स्टोन हैविंग टॉप सरफेस फिनिश्ड विथ सीमेंट प्लास्टर फॉर मार्किंग ETC। भुर्जी का मेन काम होता है कि हमने थ्रेडिंग कर दी, तो थ्रेडिंग के बाद हम उसको खोलते भी हैं, क्योंकि अगर थ्रेडिंग खोलेंगे नहीं तो हम उसमें खुदाई कैसे करेंगे। इसलिए हम अपने उसके रेफरेंस के लिए चारों तरफ भुर्जी बना देते हैं। और भुर्जी बनाने के बाद हम उसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे हल्का सा मोटार का प्लास्टर करके थ्रेडिंग से निशान बना देते हैं, कि जिससे हम कभी मांगे जब हमारी खुदाई हो जाए उससे हम अपना पिलर जो है कहाँ पे हमारा पिलर आएगा उससे हम थ्रेडिंग से लेआउट कर सकें, सेंटर निकाल सकें। तो इसलिए हम यहाँ पे ये भुर्जी का देते हैं। अगला है हमारा, जो भी हमारी फाउंडेशन होगी उसकी लेंथ विड्थ हाइट दी गई होगी, उस हिसाब से हम उसमें देख सकते हैं आप लेंथ हाइट विड्थ, तो उस हिसाब से हम उसकी खुदाई करा देंगे। और जो भी हमारी ड्राइंग में लेंथ विड्थ हाइट दी गई होगी तो हम लेंथ और विड्थ में 100 mm एक्स्ट्रा करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नीचे वाले फिगर में कि हम 100 mm इसलिए एक्स्ट्रा लेते हैं कि हम PCC तो पूरे में कराएंगे। और जो उसके बाद इस तरह से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम सैंड फिलिंग कराते हैं। सैंड फिलिंग अब हम क्यों कराते हैं, डायरेक्ट PCC को नहीं कराते हैं, तो इसका भी एक कोई रीजन है कि सैंड फिलिंग जो होता है वो नीचे से एक एज ए कुशन का काम करता है। जैसे हम लोग सोफे पे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं तो हम लोग बैठने में दिक्कत होती है, अगर हम एक जगह कुशन लगा लेते हैं तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। उसी तरह से हम साइड में भी सैंड फिलिंग का यही काम होता है कि जब स्मॉल अमाउंट का अर्थक्वेक आएगा तो सैंड उसको सहन कर पाएगा, तो उसकी वजह से हमारी बिल्डिंग में कोई भी क्रैक नहीं आएगा। उसके बाद हम PCC करते हैं। अब PCC क्यों करते हैं, PCC करने का मेन मोटिव यही होता है कि हम उसको हार्ड स्ट्रेटा प्रोवाइड कर सकें, जो भी हमारा कॉलम आएगा उसको हार्ड स्ट्रेटा प्रोवाइड कर सकें, इसलिए हम PCC करते हैं। और PCC का फुल नेम होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। आप PCC कर दी, उसके बाद हमें बारी आती है फुटिंग की। तो आप सामने देख सकते हैं कि फुटिंग ट्रिपोजोडियल फुटिंग दी गई है यहाँ पे। और ट्रिपोजोडियल फुटिंग करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम चारों तरफ से शटरिंग करते हैं। अब शटरिंग हम क्यों करते हैं, हमने पहले ही बताया था कि हम 100 mm चारों तरफ से एक्स्ट्रा छोड़ के ही खुदाई कराते हैं। तो देख सकते हैं आप चारों तरफ से इसमें शो किया गया है, चारों तरफ से 100 mm एक्स्ट्रा छोड़ा गया। इसीलिए छोड़ा जाता है ताकि जब हम शटरिंग करें तो शटरिंग लगाने की जगह तो बचे
अब 100 में हम इसलिए हमने एक्स्ट्रा छोड़ दिया, अगर मान लीजिए हम जितनी मेरी फुटिंग की साइज है अगर मैं उतना ही खोदता तो इसमें उतने में ही हमको सर्टिंग लगाने की जगह नहीं मिलती, उतने में ही हमको पीसीसी करनी है। अगर बाई चांस बगल की जो मिट्टी है वो हमारे मोटार में गिरती है तो सीमेंट रेशियो में असर पड़ता है, जिससे कारण हमारी जो फुटिंग होगी वो कमजोर हो जाएगी और उसका ड्यूरेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। दैट्स व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग द दिस टाइप्स ऑफ स्पेस। सो आप देख सकते हैं इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। और कवर ब्लॉक भी हम देते हैं। अब बात आती है कि फुटिंग में कितने कवर देते हैं, तो फुटिंग में हम कवर देते हैं 50 mm का और कॉलम में देते हैं 40 mm का, और कॉलम से होके जाती है बीम तो बीम में देते हैं 25 mm का, और बीम से होके जाती है स्लैब में देते हैं 20 mm। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में कि इस तरह से हमने गुरुजी के माध्यम से यहाँ से सेंटर लाइन निकाला, यहाँ से हमने पिलर खड़ा कर दिया, और पिलर करने के बाद आप ऊपर देख सकते हैं इस तरह से ये हमारी फुटिंग बनने के बाद इस तरह दिखेगी। ये हमारा फुटिंग हो गया। अब फुटिंग के बाद यहाँ फुटिंग हो गया, अब कॉलम बचा है। कॉलम में देखिए सर, अब कॉलम ये देखिए, इसको हम कॉलम पेडेस्टल कॉलम बोलते हैं। भाई सबसे पहले हमने सैंड फिलिंग की, उसके बाद हमने पीसीसी की, पीसीसी करने के बाद हमने यहाँ पे फुटिंग दी, फुटिंग से हमारा ये पेडेस्टल कॉलम ये जो नेचुरल ग्राउंड लेवल होता है वहां तक के हम पिलर को उठाते हैं, वहां तक के कॉलम को हम बोलते हैं पेडेस्टल कॉलम। अब पेडेस्टल कॉलम क्यों देते हैं, पेडेस्टल कॉलम हमने दे दिया यहाँ पे। अब पेडेस्टल कॉलम हम उठाने के बाद वहां पे बैक फिलिंग कर देंगे। देखिए आप इसमें कि बैक फिलिंग किया जा रहा है। बैक फिलिंग करने के बाद देख सकते हैं आप वहां पे हम 1 लाइन ब्रिक वर्क देंगे। 1 लाइन ब्रिक वर्क क्यों देते हैं, क्योंकि जब हम इसमें ग्राउंड बीम कास्ट करेंगे तो नीचे से भी कोई एक सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि भाई शटरिंग तो हम लगा नहीं देंगे। मान चलिए आप लगा भी दी तो शटरिंग बाद में निकालेंगे कैसे, तो इसलिए वहां से एक 1 लाइन ब्रिक वर्क देते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में इसमें दिखाया जा रहा है इमेज में 1 लाइन ब्रिक वर्क दे देंगे। 1 लाइन ब्रिक वर्क देने के बाद हमें जितने भी जो भी डायमेंशन दी गई है उस टाइप की हम यहाँ पे शटरिंग लगवा देंगे। शटरिंग भी कई प्रकार की होती हैं, एल्युमिनियम की आती हैं, लोहे की आती हैं, लकड़ी की आती हैं, जैसा भी आपको उपलब्ध हो आप ऐसा करा सकते हैं। और जो भी डायमेंशन दी गई हो उस हिसाब से हम इसमें शटरिंग वो लगवाएंगे शटरिंग बीम के लिए। अब जो बीम होगी हमारी बीम कास्ट हो जाने के बाद इस तरह से दिखेगी। अब बीम कास्ट हो गई। अब बीम कास्ट करने के लिए देखिए इसमें दिया गया है L × B × H। L क्या है इसमें क्लियर स्पान, और B क्या है बीम विड्थ, और H क्या है बीम डेप्थ। अब हम बात करेंगे ब्रिक वर्क। हमने ग्राउंड बीम दे दिया। अब ग्राउंड बीम के बाद अब हम उसमें ब्रिक वर्क करेंगे अप टू डीपीसी बॉटम, मतलब कि डीपीसी बॉटम के नीचे तक ब्रिक वर्क हम दे देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डीपीसी दी गई है। अब डीपीसी क्यों देते हैं, डीपीसी का सबसे पहले फुल फॉर्म होता है डैम प्रूफ कोर्स, जो कि नीचे से क्योंकि हमारे नीचे ब्रिक वर्क दिया गया है तो इसमें कैपिलरी रिएक्शन होता है। कैपिलरी रिएक्शन के द्वारा जो भी सीलन वगैरह आती है नीचे से ही पानी ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर जब हम अपने कमरों घर में पेंट पुट्टी करेंगे तो उसमें सीलन आएगी तो वो पपड़ी के माध्यम से निकल जाती है, इसलिए हम डीपीसी देते हैं। और डीपीसी में देने के बाद हम उसमें बिटुमिन देते हैं। बिटुमिन का जो कोड दिया गया है CPWD में वो VG10 दिया गया है। VG10 हम VG10 का ग्रेड का ही बिटुमिन कोड करेंगे। और बिटुमिन कोड करने के बाद, और बिटुमिन कोड हम ऐसे ही डायरेक्ट नहीं कर देंगे। बिटुमिन कोड करने से पहले जो भी हमारा डीपीसी दिया गया है उसको केरोसिन ऑयल से साफ करेंगे। और केरोसिन ऑयल हम अच्छे से इससे साफ करते हैं, क्योंकि डीपीसी में हम 50 mm की डीपीसी देंगे, उसमें हम वाइब्रेटर चला नहीं सकते हैं, तो उसमें छोटे छोटे छिद्र आ जाते हैं, तो छिद्र के माध्यम से भी पानी हल्का हल्का ऊपर आएगा। लेकिन अगर हम उसमें बिटुमिन कर देंगे तो छिद्र में जाके वो बंद हो जाएगा, तो नीचे से जो भी कैपिलरी रिएक्शन होगा वो ऊपर नहीं आएगा। इसलिए हम बिटुमिन कोड प्रोवाइड करते हैं। बिटुमिन कोड जो हमारा होना चाहिए वो VG10 ग्रेड का होना चाहिए, जो कि CPWD नॉर्म्स में दिया गया है। हमने यहाँ पे डीपीसी दे दी। अब डीपीसी देने के बाद हम क्या करेंगे, 1 लाइन ब्रिक वर्क करेंगे, जो कि हमारे सुपर स्ट्रक्चर में ग्राउंड फ्लोर में जो भी हमें दिया गया होगा तो 1 लाइन ब्रिक वर्क देंगे। 1 लाइन ब्रिक वर्क देने के बाद हम उसमें फिर से डीपीसी देंगे। अब फिर से डीपीसी क्यों देंगे, मान लीजिए यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि हमने ये दिया था डीपीसी देने के बाद आपको यहाँ पे 1 लाइन ब्रिक वर्क दी। अब यहाँ पे 1 लाइन जो ब्रिक वर्क दी है यहाँ पे हमारा ये फ्लोर लेवल है, तो फ्लोर लेवल में भाई पोछा भी लगेगा, धुलाई भी होगी, तो उसका पानी जो है उसका पानी भी ऊपर जा सकता है, जिसके माध्यम कैपिलरी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रिक में जो कैपिलरी रिएक्शन होता है जो पानी ऊपर जाता है। तो हम यहाँ पे अगर डीपीसी प्रोवाइड कर देते हैं 1 लाइन ब्रिक वर्क के बाद, तो जो भी धुलाई वुलाई होगी तो वो हमारा पानी ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। अब डीपीसी देने के बाद जो भी हमारा सिल लेवल दिया गया है, जो भी, वो तो हमें ड्राइंग में स्पेसिफाइड दिया होगा कि जो भी हमारा सिल लेवल दिया गया है
वहाँ तो हम सील बैंड प्रोवाइड करते हैं। अब सील बैंड प्रोवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी हमारी विंडो दी गई होगी, अगर हम इस तरह से ब्रिक रख देंगे तो वहाँ पे पॉइंट लोड लगेगा। तो पॉइंट लोड लगने की वजह से हमारे ब्रिक में जो भी हमारी वॉल होगी उसमें क्रैक आ सकता है इन फ्यूचर। दैट्स व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग द सील बैंड। सो सील बैंड हम पूरा प्रोवाइड करेंगे, उसके ऊपर से हमारी जो भी विंडो दी गई है उसको रखेंगे। सील बैंड प्रोवाइड होने के बाद हम ऊपर से लिंटल बीम देंगे। अब लिंटल बीम क्यों देते हैं? क्योंकि जो भी हमारे उसके ऊपर का ब्रिक वर्क है वो जो लोड पॉइंट लोड नहीं आना चाहिए। ये मेन कारण है क्रैक आने का कि किसी भी चीज पे पॉइंट लोड नहीं आना चाहिए। हम पूरा वहां से कॉलम से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद WL/2 के रूप में हमारा जो भी लोड आएगा वो कॉलम के थ्रू फुटिंग में जाएगा और फुटिंग से ही वो फाउंडेशन में चला जाएगा, सॉइल में चला जाएगा, और जिससे कि हमारी बिल्डिंग सेफ रहेगी और लोड के कारण कोई भी क्रैक नहीं दिखेगा। तो आगे चलते हैं हम लोग। इसी तरह से हमारा कंप्लीट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पूरा होता है। थैंक यू। तो इसी तरह से हम लोग आगे प्रेजेंटेशन अपना बढ़ाएंगे और उसके लिए अगला कौन आएंगे अब यहाँ पे? चलिए ठीक, गौरव सर आप आइए, आप बताएं पूरा जो है क्या क्या आपका टॉपिक क्या था? डोर विंडो। और ठीक है, अब हम लोग डोर विंडो के बारे में देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव। आज मैं आपको बताऊंगा कि डोर और विंडो का एस्टिमेट कैसे निकालते हैं। तो डोर और विंडो, डोर में हम लोग पढ़े हैं एल्युमिनियम। तो पहले हम लोग निकालते हैं एल्युमिनियम फ्रेम का एस्टिमेट, उसके बाद निकालेंगे एल्युमिनियम स्लाइडिंग का एस्टिमेट, उसके बाद डोर, उसके बाद निकालेंगे डोर फ्रेम का एस्टिमेट, उसके बाद निकालेंगे डोर शटर का एस्टिमेट। तो आगे देखते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि एस्टिमेट होता क्या है। पहले हम लोग जान रहे हैं कि एस्टिमेट होता क्या है। एस्टिमेट एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं। क्वांटिटी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसका? तो प्रोजेक्ट का। कोई भी प्रोजेक्ट हो उसका हम लोग क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, उसको हम लोग एस्टिमेट बोलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डोर और विंडो का एस्टिमेट। तो ये क्या है आप लोग बता सकते हैं? ये डोर है। डोर क्या होता है? एक बैरियर है जो कि हम लोग वॉल में प्रोवाइड करते हैं कि इंट्रेंस के आने के लिए। अगर हम लोग डोर नहीं लगाएं तो उससे क्या होगा आप लोग कुछ बता सकते हैं? चोरी तो होगा ही, और कुछ? हाँ, और कुछ मेन पॉइंट आप लोग भूल रहे हैं, मेन चीज आप लोग भूल रहे हैं। सोचिए सर ने कुछ कहा था। बारिश का पानी है। अरे नहीं यार, चाहने वाले कोई भाग गए तो दिक्कत ना हो जाएगी। इसीलिए हम लोग बैरियर प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं हम लोग डोर फ्रेम। ये हमारा डोर फ्रेम है जो कि डोर के तीनों साइड लगे रहते हैं। डोर फ्रेम, अब आप पढ़ेंगे हम लोग डोर फ्रेम का कैलकुलेशन। तो डोर फ्रेम का कैलकुलेशन कैसे पढ़ेंगे? ये हमारा लेंथ इसको बोलते हैं, ये हमारा विड्थ होता है। और हाइट हम लोग कैसे लेते हैं? हाइट हम लोग चारों तरफ से, तीनों तरफ से लेते हैं प्लस करके, जैसे कि हम लोग लिए हैं। अगर हमारा डोर एज पर ड्राइंग साइज है 1.05 इंटू 2.1, तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करके हम लोग इसको क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। ये हमारा है डोर शटर। डोर शटर क्या बोलते हैं? जो फ्रेम के बाद लगा जाता है, फ्रेम के बाद जिसको लगा जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो हम इसको हम लोग स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करते हैं। स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करने के कारण इसमें हाइट और लेंथ होता है। तो हाइट में हम लोग क्या करते हैं? हाइट में जो होता है ऊपर वाले फ्रेम का जो विड्थ होता है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, और लेंथ में क्या करते हैं? दोनों साइड के जो विड्थ होते हैं, विड्थ के फ्रेम होते हैं, उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फिर हम लोग लेंथ इंटू हाइट करते हैं, तो हमारा डोर शटर आ जाता है। हाँ, ये डोर्स के कुछ फिटिंग आइटम है, इसको हम लोग बोलते हैं एल ड्रॉप, जो कि डोर में यूज होते हैं हम लोग। हाँ, और ये सेकेंड फिटिंग आइटम है, इसको हम लोग लैच बोलते हैं। ये लैच है हमारे, और इसके बिना तो काम ही नहीं होगा। ये तो हैंडल है हमारे। और ये डोर स्टॉपर, ये डोर होल्डर, ये है डोर क्लोजर, ये हिंज जो कि दरवाजे को पकड़ के रखते हैं, उसको मूविंग करने में हेल्प करते हैं। ये है टावर बोल्ट, कुंडी। इसके बाद हम लोग, हमारा डोर पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग आ रहे हैं डोर विंडो में। इसका क्या नाम है? इसका नाम है एल्युमिनियम विंडो। तो एल्युमिनियम विंडो को हम लोग ऐसे पार्ट बाय पार्ट कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि टॉप पार्ट, बॉटम पार्ट, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। इसका कारण क्या है कि इसका जो यूनिट वेट होता है सारे का अलग अलग होता है। सारे का अलग अलग यूनिट वेट होने के कारण हम लोग ऐसे इसको अलग अलग पार्ट में कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हम लोग इसको 3 पार्ट में बांटते हैं, जैसे कि बॉटम पार्ट, टॉप पार्ट और लेफ्ट एंड राइट पार्ट।
अब आते हैं विंडो फ्रेम का कैलकुलेशन, टॉप पार्ट, बॉटम पार्ट और लेफ्ट एंड राइट पार्ट। इसका कारण क्या है कि यूनिट वेट हमारा चेंज होता है। इसको कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है कि नंबर ऑफ विंडो और नंबर ऑफ सेक्शन इन वन विंडो इनटू लेंथ इनटू यूनिट ऑफ दिस सेक्शन। और यूनिट वेट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो यूनिट वेट अगर हम लोग को साइट में यूनिट वेट निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग पहले 1 मीटर का हम लोग कट करते हैं। कट करने के बाद उसको हम लोग वहाँ पे बैलेंस करते हैं, बैलेंस मतलब वेट करते हैं, तो हमारा यूनिट वेट उसका निकल जाता है। वेरी भी कर सकता है जगह जगह पे कुछ भी। अब उसके बाद हम लोग आते हैं स्लाइडिंग फ्रेम। स्लाइडिंग फ्रेम क्या होता है कि जो फिक्स्ड फ्रेम के अंदर जो रहता है उसको हम लोग स्लाइडिंग फ्रेम बोलते हैं। तो स्लाइडिंग फ्रेम क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रेम को भी कैलकुलेशन हम लोग ऐसे पार्ट बाय पार्ट करते हैं। पार्ट बाय पार्ट करने का कारण यही है कि उसका जो लेंथ और हाइट होता है वो अलग अलग होता है। तो जैसे कि हम लोग ऐसे पहले टॉप एंड बॉटम पार्ट को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फिर वर्टिकल विथ लॉक करते हैं और वर्टिकल सेक्शन विदाउट लॉक करते हैं। क्या होता है कि जो वर्टिकल जो हमारे पोर्शन होते हैं, ये जो हमारे वर्टिकल पोर्शन है, देखिए इसमें जो वर्टिकल इसमें लॉक लगे रहते हैं, तो लॉक लगने के कारण हमें है सो उसका वेट है सो यूनिट वेट अलग आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग उसको अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं, बाकी प्रोसीजर सेम है। और एक चीज़ और, हम जैसे कि लेंथ जब लेते हैं तो लेंथ लेने के जो उसका लेंथ लेंगे तो लेंथ हम लोग लेते हैं, लेंथ के 0.5% लेते हैं, 45% लेते हैं। ऐसे क्योंकि ये है सो यहीं तक रहता है, वो पूरा दूर तक नहीं जाता है। उसको हम लोग 45% ही लेते हैं पूरे लेंथ का, जितना भी लेंथ है विंडो का साइज का लेंथ है उसको हम लोग लेते हैं 45%। अब आते हैं मॉस्किटो नेट। हमारे स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग में हम लोग मॉस्किटो नेट भी लगाते हैं। मॉस्किटो नेट को हम लोग ऐसे स्क्वायर मीटर में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करते हैं। लेकिन उसका जो लेंथ लेते हैं हम लोग, उसका जो लेंथ लेते हैं वो पूरे लेंथ का हम लोग 50% लेते हैं, क्योंकि इसका जो हमारा जो मॉस्किटो नेट है वो हमारा अंदर तक गया रहता है, अंदर तक दबा रहता है, इसीलिए हम लोग उसको ऐसे 50% लेते हैं। अब हमारा है ग्लास। हम ग्लास में क्या होता है कि स्लाइडिंग में हम लोग ग्लास लगाएंगे, तो ग्लास लगाएंगे तो उसका जो लेंथ लेंगे हम लोग वो भी हम लोग ऐसे 50% ही लेंगे पूरे लेंथ का, और इसको भी हम लोग ऐसे स्क्वायर मीटर में ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ये सब रेफरेंस डाटा है, जैसे कि एल्युमिनियम फिक्स फ्रेम का यूनिट वेट क्या होता है, बॉटम का ये 1.037, टॉप का 0.855, लेफ्ट एंड राइट का होता है 0.825। ये कुछ डाटा हमें गिवन था, अगर चेक करना है तो हम लोग साइट में चेक कर सकते हैं बैलेंस के। ये कुछ डाटा है। उसके बाद हम लोग आते हैं विंडो ग्रिल। तो विंडो ग्रिल में है सो 2 चीज़ होता है, एक प्लेट होता है जो चारों तरफ से होता है, ये जो हमारे चारों तरफ है उसको हम लोग प्लेट बोलते हैं। तो प्लेट भी इसमें भी 2 तरीका का हो गया, एक हॉरिजेंटल प्लेट, एक वर्टिकल प्लेट। और जो इसके अंदर वाला है, अंदर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल रॉड बोलते हैं उसको। तो ये भी 2 तरीका का हो गया, वर्टिकल रॉड और हॉरिजेंटल रॉड हो गया, ये चीज़ हो गया। तो इसका कैलकुलेशन पार्ट भी बहुत इजी है, हम लोग भी इसको पार्ट बाय पार्ट है तो कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्या होता है, होल्ड फास्ट रहता है, होल्ड फास्ट दिया हुआ रहता है, तो उसका भी कैलकुलेट करते हैं हम लोग। फर्स्ट हम लोग करते हैं वेट ऑफ हॉरिजेंटल प्लेट, सेकंड करते हैं वेट ऑफ स्टील वर्टिकल स्टील प्लेट, उसके बाद वेट ऑफ हॉरिजेंटल स्टील रॉड, वेट ऑफ वर्टिकल रॉड, उसके बाद वेट ऑफ होल्ड फास्ट। इसका यूनिट, उसका डेंसिटी क्या होता है, 7850 होता है। तो 7850 होता है, लास्ट में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा इसका कैलकुलेशन हो जाता है। इसका निकालने का तरीका क्या है, जैसे कि अगर हमको वर्टिकल रॉड निकालना है तो उसका तरीका क्या है, जितना हमारा लेंथ दिया हुआ है और हमारे ड्राइंग में गिवन होते हैं कि विंडो का साइज कितना है वो गिवन होते हैं और स्पेसिंग भी गिवन होते हैं। तो लेंथ को डिवाइड कर देंगे स्पेसिंग से और -1 कर देंगे तो हमारा जितना है वर्टिकल और हॉरिजेंटल रॉड उसका कैलकुलेशन हो जाएगा। विंडो ग्रिल के कुछ डाटा है, जैसे कि साइज ऑफ स्टील प्लेट 20 mm × 5 mm होते हैं, साइज ऑफ स्टील रॉड के होते हैं 10 × 10, नंबर ऑफ हॉरिजेंटल प्लेट पाए जाते हैं 2, नंबर ऑफ वर्टिकल प्लेट पाए जाते हैं 2, नंबर ऑफ होर्सन फाइनल पर इतना, और इसका डेंसिटी ऑफ स्टील होता है 7850। थैंक यू। बहुत अच्छा। जैसे कि अभी हमारे गौरव सर ने बताया आपको विंडो डोर और विंडो ग्रिल के बारे में, तो किसी का कोई डाउट है इसमें आप लोग का? तो सर मैं एक चीज़ जैसे पूछना चाहूँगा आपसे सर कि जैसे ये हमारा विंडो है, तो क्या इसके ऊपर नीचे कुछ
देने पे जो है उसका कुछ इफेक्ट पड़ता है, वो क्या चीज़ देते हैं, कैसे देते हैं, यस सर, जैसे कि विंडो के नीचे हम लोग सील बैंड देते हैं और विंडो के ऊपर हम लोग लिंटल प्रोवाइड करते हैं। उससे क्या होता है कि जो विंडो का सारा लोड है वो है सो डिस्ट्रीब्यूट इक्वली होता है, क्योंकि अगर जैसे हम सील बैंड दिए हैं तो फिर सील बैंड उसका लोड सह सके, इसलिए हम लोग ऐसो प्रोवाइड करते हैं सील बैंड। और सर यूनिट वेट का क्या रीज़न है कि हम लोग एल्यूमिनियम में यूनिट वेट निकालें, मतलब हम लोग वुडन विंडो भी पढ़ सकते थे, तो ये यूनिट वेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा आप फिर से मेरे को इसके बारे में बताएं आप सर। सर यूनिट वेट का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर हम लोग कहीं भी साइट में जाते हैं तो उसका ऐसो मतलब कि क्या करते हैं हम लोग 1 मीटर हम लोग उसको कटवा के एट द टाइम अगर नहीं हो पाया तो हम लोग उसको कटवा के बैलेंस करते हैं और बैलेंस करके देखते हैं कि एक मीटर का कितना है और हमारा जितना लेंथ है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा सबका एक साथ आ जाता है, कोई झमेला करने की जरूरत नहीं है। ओके, धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। ठीक है।